आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे फेसबुक पेज जो कि इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ है, IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हो सकता है आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोगों से अपील रहेगी कि ऐसी सभी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर विषय के साथ मैं जुड़ रहा हूं आपसे, और कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पास रखा है। मैं आज जुड़ना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि एक तरफ जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, वो इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि वो अपने परिवार को, जो कोरोना की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो उनकी नौकरियां जा रही हैं, स्कूल के एडमिशन्स के लिए लगातार फ़ोन आ रहे हैं, सरकार के बिजली के बिल भरने हैं, किसी ने करियाने का माफ़ कीजिएगा किराया अपना अदा करना है, कोई करियाने का सामान लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी EMI नहीं पूरी हो पा रही। ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो मैं हरियाणा की बात करूंगा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो लोगों से सरकार के खाते में दान देने की अपील कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी देश के ऊपर कोई आपदा आती है तो आम जो जनता है वो सहयोग देती है, दे भी रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूल के बच्चों से भी कहा कि आप 5-5 रुपये दान दीजिए, जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया, सरकार के खिलाफ कई तरह की भाषाओं का भी उपयोग किया गया। इसी को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक जांच की जाए कि जो हमारे देश के नेता हैं, जिनके पास मैंने निकाला है सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति है, उन्होंने हमारे देश को क्या दिया। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ये वादा कर सकते हैं कि अगले 5 साल तक वो कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे, जिन रैलियों का खर्च सैकड़ों करोड़ों रुपए में आता है। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री किसी भी रैली में जाते हैं तो उसका जो खर्च है वो सैकड़ों करोड़ों रुपए में आता है। अगर मैं उसमें जितने भी पुलिस विभाग के, IB के, रॉ के, CID के अधिकारियों की तनख्वाह को शामिल करूं, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले आ जाते हैं, जिस दिन रैली होता है उस दिन बहुत ज़्यादा सजग काम करना पड़ता है, हवाई जहाज़ चलते हैं, आर्मी की ड्यूटियाँ लगती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे लोगों को लाने ले जाने में खर्चा होता है, तो सैकड़ों करोड़ों रुपए में इसका खर्च आता है। क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा कर सकते हैं कि अगले 5 साल तक वो कोई भी रैली इस देश में नहीं करेंगे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ये वादा कर सकते हैं कि जितनी भी रैलियां वो आगे जाकर करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों से बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी भी तो ऐसा हो रहा है। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथ जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो सभी बैठकें हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रही हैं। तो क्यों आगे चलकर ये वादा नहीं किया जाता, वो ये वादा क्यों नहीं करते कि जितनी रैलियां वो आगे जाकर करेंगे उनका जो मोड होगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, सोशल प्लेटफॉर्म होगा? मुझे लगता है इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, और आपको भी इसके ऊपर सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें जो खर्च होता है अगर वो देश के खजाने में आ जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, बीजेपी ने पिछले साल बताया था कि उनकी जो इनकम है वो 1034 करोड़ रुपए की है, जबकि इससे पहले 2014 या 15 में उन्होंने ये आंकड़ा दिया था, तब वो ये इनकम 570 करोड़ रुपए थी। 570 करोड़ से सीधा ये इनकम हो जाती है 1034 करोड़। सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी की जो फंड है उसके अंदर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की जो इनकम हो रही है, तो आखिर कोई पार्टी अपने फंड में से जो पैसा है वो क्यों, माफ कीजिएगा, जो पार्टी कोई भी है वो अपने फंड का जो पैसा है वो क्यों देश में डोनेट नहीं करना चाहती या नहीं कर रही? ये बहुत गंभीर सवाल है। आज हो सकता है कई पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्हें दर्द भी हो इस बात का कि ये कैसा मुद्दा आकर्षण उपल ने छेड़ दिया है। उसके बाद अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस का जो फंड है वो 225 करोड़ रुपए है, यानी कि 225 करोड़ रुपए उनकी सालाना इनकम है। अब सवाल उठता है कि जब इन पार्टियों को सैकड़ों करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है तो ये फंडिंग अपनी यानी पार्टी फंड में से निकाल के देश के खजाने में अभी तक किसी पार्टी ने डाला?
ऐसी कोई सूचना अभी तक किसी के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 12 पार्टियों ने 2019 में बताया था कि उनका जो खर्च है वो 1228 करोड़ रुपए, जिसमें बीजेपी का खर्च 710 करोड़ रुपए एक साल का था, कांग्रेस का खर्च 321 करोड़ रुपए था, जो उनकी इनकम से 96 करोड़ रुपए ज़्यादा है। दोस्तों, सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो ये पार्टियां खर्च करती हैं, सवाल उठता है कि ये पैसा आता कहां से? क्या ये डेटा सही है? ये तो आधिकारिक डेटा है। जो अनधिकारिक रूप से करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, अरबों रुपए की फंडिंग होती है, इसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं है, किसी तरह की आरटीआई के दायरे में भी नहीं आती, इसलिए किसी तरह का आप सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन जब बात आती है कि नेताओं ने हमें क्या दिया, तो वो इस तरह से वाइट कॉलर ऊपर कर कर कहते हैं कि हमने अपनी तनख्वाह का 30%, 40%, 50% डोनेट कर दिया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आपकी इनकम है वो तो पहले ही टैक्स फ्री है, आपको करोड़ों रुपए की सुविधाएं पहले से मिलती हैं। आपने क्या एहसान किया इस देश के ऊपर अपनी तनख्वाह का 30% हमें देकर, जैसा कि हरियाणा में भी किया गया है? मैं पूछना चाहता हूं उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उन एमएलए से, उन मिनिस्टर से, उन मुख्यमंत्रियों से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि जब आप स्टेज के सामने खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं देश की सेवा करने के लिए आया हूं। देश की सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, सेवा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी को जितना भी पैसा मिलता है वो निजी तौर पर किस काम में खर्च करते होंगे? मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि वो बाजार भी नहीं जाते, वो अपने लिए कुछ कपड़े भी ऐसे नहीं खरीदते होंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जितना भी उनके ऊपर खर्च किया जाता है वो उसी फंड में से किया जाता है जो प्रधानमंत्री के लिए खर्च किया जाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट करना कितना बड़ा एहसान है, ये आम जनता खुद सोचे। दोस्तों, जिस तरह से आजकल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी भी जिला प्रशासन के साथ करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, ऐसे क्यों हर कॉन्फ्रेंस को नहीं किया जाता है? क्यों अधिकारियों को गाड़ियां लेकर बुलाया जाता है, या खुद जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो आते हैं? इस पर भी गंभीरता से विचार है। अगर खर्च बचा ही रहे हैं तो इस तरीके से भी बचाया जा सकता है। जो विदेशी दौरे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब इस समय हम जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से बातचीत करते हैं, तो क्यों इस समय ऐसा नहीं किया जाता, ये फैसला लिया जाता कि अगले 5 साल तक किसी तरह का कोई भी विदेशी दौरा सरकार के खर्चे पर नहीं होगा? बहुत ज़रूरी हो, कोई 100 में से 4 दौरों में, 5 दौरों में जाना भी पड़े तो जाना चाहिए, लेकिन क्यों ये दावा नहीं किया जाता कि बाकी जो दौरे हैं उनको अब रोक दिया जाएगा? दोस्तों, सवाल है कि गरीब आदमी से, अमीर लोगों से, मध्यम वर्ग से जो दान मांगा जा रहा है वो कितना जायज़ है? उनसे दान तो मांगा जा रहा है, लेकिन क्या उनसे पूछा गया कि उन्हें कुछ चाहिए भी या नहीं? खासकर मध्यम वर्गीय परिवार से अभी तक इसके लिए कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा एक और सुझाव है सरकार को कि जितनी भी नई गाड़ियां, जहाज़, हेलीकॉप्टर या कोई भी ऐसे सामान, मोबाइल फ़ोन आप जो सांसदों को, विधायकों को देते हैं, अब इसके ऊपर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। फ़ोन सभी के पास है, गाड़ियां सभी के पास हैं। जब ये लोग ये दावा करते हैं कि हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो सेवा में अपनी गाड़ी भी चलाएं, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं, और मुझे उम्मीद है कि उनको भी इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो मूर्तियों पर हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली में अपना मुख्यालय अभी हाल ही में बनाया था। सवाल ये भी है कि क्या वो ज़रूरी था? शायद वो ज़रूरी था। मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊंगा, नहीं तो आपको पता है कि सवाल का जवाब देना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो गेटों के ऊपर, जो अन्य आलतू फालतू कामों के ऊपर आप गर्म होकर स्टेज पे खड़े होकर कह देते ठीक है जी, हम आपको ये चीज़ देते हैं, हम ये गेट बनवा देंगे, ये फालतू के खर्चे अब रोके जाने की ज़रूरत है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है वो किस खुशी में लगाया जा रहा है? मैं मानता हूँ इस बात को कि देश के ऊपर जो आपदा है उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है, टैक्स लगाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर टैक्स क्यों, जो सीधा आम आदमी से जुड़ी हैं, क्यों आप लग्जरी लाइफ को महंगा नहीं कर देते? क्यों आप ऐसी चीज़ों को महंगा नहीं कर देते जो एक क्लास के लोग ही यूज़ करते हैं? जो उस काम के लिए 1 करोड़ खर्च कर सकता है वो 2 करोड़ भी खर्च कर सकता है, वो 3 करोड़ भी खर्च कर सकता है। यहाँ पर काफ़ी गंभीर ये मसला है। इसके साथ ही मैं अब आपको एक डाटा बताने जा रहा हूँ, जिस डाटा में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेनका गांधी जी, जिनकी 37 करोड़ रुपए की संपत्ति है,
कुलदीप बिश्नोई जी जिनकी 106 करोड़ रुपए की संपत्ति है, हरसिमरत कौर बादल जिनकी संपत्ति 2014 में 108 करोड़ थी, लेकिन इस बार उनकी जो 2019 में उन्होंने संपत्ति घोषित की वो 217 करोड़ रुपए है। मैं जानना चाहता हूं कि नकुल नाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनकी 660 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनकी जो संपत्ति है वो 76 करोड़ रुपए की है, पहले ये 36 करोड़ की थी 2014 में। नैना चौटाला जो उनकी माँ भी हैं, उनकी संपत्ति 91 करोड़ रुपए की है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, उनकी संपत्ति 12 करोड़ रुपए की है। जगन मोहन रेड्डी जो कि माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी संपत्ति 510 करोड़ रुपए की है। एक एच वसंत कुमार हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, 417 करोड़ रुपए संपत्ति है। डीके सुरेश कर्नाटका के एकमात्र जो एमपी जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, 338 करोड़ रुपए की संपत्ति है। निर्मला रानी जो बीजेपी के टिकट पर हरियाणा से चुनाव जीती थी, उनकी संपत्ति 88 करोड़ रुपए है। जेपी दलाल कांग्रेस के विधायक हैं, 76 करोड़ रुपए संपत्ति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो ये कुल 23 करोड़ रुपए की है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी 15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सवाल उठता है कि कैप्टन अभिमन्यु जो कि 170 करोड़ रुपए के मालिक हैं, इन लोगों ने अपनी संपत्ति में से जो उन्होंने अर्जित की है, देश को कितना बड़ा दान दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हर बार आप जनता से मांगते हैं, कभी आपने अपने पल्ले से कुछ देकर देखा है कि मैं अपने घर से कुछ निकाल कर दे दूं? अगर आपने तनख्वाह का 30% हिस्सा दे भी दिया तो वो कोई एहसान नहीं है दोस्तों। वो एहसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो एमपी, एमएलए और मिनिस्टर्स की जो इनकम होती है ये टैक्स फ्री होती है, और मुझ पे और आप पे 30% 40% टैक्स वसूला जाता है। तो एक किस्म से उन्होंने सिर्फ टैक्स दिया है इस देश को, उन्होंने देश को किसी तरह का कोई योगदान नहीं दिया, उन्होंने देश को किसी तरह का कोई दान नहीं दिया, कोई एहसान नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर उन नेताओं से विनती करता हूं कि कृपया करके अपने घर से निकाल कर कुछ दीजिए। जिस तरह मुझसे मेरे घर से मांगा जाता है, उस बच्चे से आप 5 रुपये मांगते हैं मुख्यमंत्री जी, जिसको रोज़ाना 10 रुपये या 20 रुपये मिला करते थे, फिलहाल तो वो भी नहीं मिल रहे होंगे, उनसे आपने 5 रुपये मांगे क्योंकि वो अपने जो खर्चे पानी का पैसा लेता है वो पैसे में से आप 5 रुपये मांग रहे थे। तो आपसे ये अपील है कि आप अपनी जेब से, अपने पल्ले से क्या देते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। और सवाल ही रहेगा। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से अगले 5 साल तक जो आपदा है, जो कोरोना की आपदा है, ये प्रभावित करेगी देश की अर्थव्यवस्था को, क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि कोई भी रैली किसी भी पार्टी के लिए कानून बना देंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी किसी तरह की कोई रैली नहीं करेगी सड़क पर, ना किसी को बसों में बुलाया जाएगा, ना किसी पे आरोप लगेंगे कि हमें तो 200, 300, 400 रुपए की दिहाड़ी देकर बुलाया जाना था, ना आपको झंडे खरीदने पड़ेंगे, ना आपको टेंट लगवाने पड़ेंगे, ना आपको लग्जरी एसी वहाँ पर चाहिए, ना आपको किसी तरह की वहाँ पे कोई सुविधा चाहिए। तो जो सैकड़ों करोड़ों का खर्च डाल दीजिए ना देश की खजाने में, हमें भी पता लगेगा कि हमारे नेता कितने सेवा भावी हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हम लोगों के लिए कितना सोचते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप यकीन मानिएगा आपको अगली बार वोट मांगने के लिए घर घर जाना नहीं पड़ेगा, लोग घरों से निकलकर खुद आपको वोट देंगे। आप देख रहे हैं IBN 24 की ये स्पेशल रिपोर्ट। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की कोई भी खास खबर, कोई भी खास वीडियो, और अगर किसी की कोई खिंचाई भी करनी है तो वो भी आप तक ज़रूर पहुँच सके। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।